Okay, Trilasha, you can start explaining your solution A of AdCoder contest. हाँ भैया मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। Yep. मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ हो रहा है। ओके सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें बेसिकली हमें स्ट्रिंग्स जो दिए गए थे उसको ही उल्टा से लिखना था। तो इसलिए मैंने इसमें सिंपल वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाया, फिर उसको लाइक फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट आइटरेट करके सिंपली उसको मतलब रिटर्न कर दिया। तो दिखा सकते हो, सिंपली जस्ट रिवर्स करना था स्ट्रिंग को। तो बेसिकली मैंने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाया, देन उसमें स्ट्रिंग्स को स्टोर कर लिया, देन एक फॉर लूप चला के लास्ट से फर्स्ट तक में स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर दिया। बेसिकली हमें वही रिवर्स में प्रिंट करना था। तो यही था पहला क्वेश्चन। और सेकंड वाले में ये भी बहुत इजी था। हमें गिवन टेस्ट केसेस से मल्टीपल क्वेरीज दिए गए थे और जो एरे दिया गया था हमें उसमें कितने हमारे ऑड एलिमेंट्स हैं उसका काउंट रिटर्न करना था। तो इसमें भी सिंपल mod 2 लगा के हम लोग ऑड का काउंट रिटर्न कर रहे थे। आई गेस भैया इस पे भी कोड दिखा दो, सिंपल ऑड का वही था, mod 2 लेके बनाना था। हाँ ठीक है। नाउ तो प्रॉब्लम सिंपली mod 2 लेके हाँ तो प्रॉब्लम सी सिंपल डीएफएस का क्वेश्चन था। हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है जिसमें लाइक अनडायरेक्टेड एजेस है। सो और ये सब कहा गया है कि हमें बेसिकली कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स है वो निकालना था। सो इसमें मैंने सोल्यूशन से समझाती हूँ। सिंपल बीएफएस का इम्प्लीमेंटेशन किया है, डीएफएस सॉरी। तो इसमें मैंने फर्स्ट एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लिया है ताकि मैं एडजेसेंस मतलब एडजेसेंसी लिस्ट बनाए एजेस स्टोर करने के लिए नोट्स का। देन एजेस को उसमें स्टोर कर लिया है। देन एक विजिटेड वेक्टर एक विजिटेड एरे बनाया है ताकि मैं चेक कर सकूं बिकॉज कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। एक बार अगर वो ट्रैवर्स हो गया देन मैं उसके लिए फिर डीएफएस नहीं रन कर रही। तो हमारे पास अगर n है दैट मीन्स 1 to n का नोड्स था। जब भी हमें एक अनविजिटेड नोड मिलता है दैट मीन्स वो एक खुद का लाइक उसका अपना कंपोनेंट है, वो किसी कंपोनेंट का पार्ट नहीं है, वो अपना ही कंपोनेंट स्टार्ट कर रहा है। तो बेसिकली इस तरह से जब भी मुझे एक अनविजिटेड नोड मिल रहा है मैं वहां से डीएफएस स्टार्ट कर दे रही और फिर उस डीएफएस में उसके जितने भी उसके साथ जितने भी एजेस लिंक है उस डीएफएस के थ्रू मैं नोड्स को मार्क करते जा रही थी। एंड देन इसी तरह से लाइक जब भी मुझे अनविजिटेड नोड्स मिल रहे थे मैं एक काउंट का वेरिएबल बना ली थी और उस काउंट को फिर मैंने रिटर्न कर दिया। वही हमारे नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। सिंपल बीएफएस सिंपल डीएफएस। हाँ स्टैंडर्ड तरीका है डीएफएस निकाल ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालने का। तो प्रॉब्लम सी तक प्रीटी इजी, सी भी बेसिकली स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था। बाकी डी और ई भी काफी सिंपल प्रॉब्लम थे। तो आई एक्सप्लेन प्रॉब्लम डी एंड ई। प्रॉब्लम डी में एक इंटीजर n दिया गया है। n जो है वो पी स्क्वायर क्यूब के फॉर्म का है। पी एन क्यू आर प्राइम नंबर, पी एन क्यू बताना है। तो और n जो है वो 10 to the power 18 तक जा सकता है। ओके 10 to the power 18 ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसमें अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ये सोचने की कोशिश करते हैं कि p और q दोनों में से जो भी मिनिमम प्राइम नंबर होगा वो मिनिमम प्राइम नंबर कहाँ तक जा सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। अगर लेट्स से 10 to the power 9 तक क्या जा सकता है मिनिमम। लेट्स से p जो है वो मिनिमम है, मिनिमम प्राइम नंबर है। p q से छोटा है। p अगर 10 to the power 9 होगा तो p स्क्वायर तो 10 to the power 18 ऑलरेडी हो जाएगा, फिर q से मल्टीप्लाई होकर और बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है 10 to the power 9 तो मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट है 3। ये क्योंकि 9 into 10 to the power 18 दिया हुआ है,
इसीलिए 3 इंटू 10⁻6 ये मैक्सिमम लिमिट है p का। ठीक है, p जो है वो छोटा प्राइम है, ऐसा एज्यूम करें कि p q से छोटा है। p इस केस में p की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 इंटू 10⁻6 जा सकती है। क्यों? 3 इंटू 10⁻6 है, p स्क्वायर होगा 9 इंटू 10⁻12 बनेगा। q जो है वो भी 3 इंटू 10⁻6 से बड़ा होगा, तो फिर उससे मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻18 एक्सीड कर जाएगा। तो इसका मतलब 3 इंटू 10⁻6 जो है वो मैक्सिमम लिमिट है, जो भी p और q में से जो भी छोटा प्राइम नंबर है उसका ये मैक्सिमम लिमिट है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम वी कैन आइट्रेट from 2 to 3 into 10⁻6 and we can find out that prime number। ठीक है, अब ये n जो है वो सिर्फ p और q से ही डिविजिबल है, उसके अलावा और किसी भी नंबर से किसी भी दूसरे प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो अगर हम एक सिंपल लूप, हमें प्राइम नंबर भी पहले से प्री कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीव भी यूज करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल लूप लगा सकते हैं। जो भी एलिमेंट, जो भी नंबर सबसे पहले n को डिवाइड करेगा वो या तो p या तो q होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो हमें p और q में से कोई एक पता चल जाएगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली n को उससे डिवाइड करके पता चल जाएगा। तो बस इतना सा सिंपल सा लॉजिक था। बस ये जो मैक्सिमम लिमिट है ना प्राइम नंबर का p और q का, वो बस इसमें ऑब्जर्व करना था और कुछ नहीं। इसका सबमिशन देखते हैं। तो वही किया, टू बी सेफ मैंने मैक्सिमम लिमिट को 10⁻7 ले लिया, लेकिन 3 इंटू 10⁻6 में भी काम चल जाता। आइट्रेट किया, जो भी पहला i होगा, जो x को n रखा, जो भी n को डिवाइड कर देगा वो पता लगा लिया, उसको ऐसे वेक्टर में डाल रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर में डाल रहा हूँ, और अब ये जो है ये p भी हो सकता है q भी हो सकता है। अगर p होगा तो 2 बार डिवाइड करेगा n को, अगर q होगा तो एक ही बार करेगा, तो इसीलिए 2 बार भी डिवाइड कर सकता है, इसीलिए मैंने x को फिर उससे i से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर 2 बार डिवाइड हो रहा होगा तो 2 बार हो जाएगा, एक बार ही डिवाइड हो रहा होगा तो एक बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे x की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर x की वैल्यू ठीक है, फिर हो सकता है कि दूसरा जो प्राइम नंबर हो वो भी मैक्सिमम लिमिट से छोटा हो। अगर वो भी मैक्सिमम लिमिट से छोटा होगा, वो भी आगे जाके हमें मिलेगा, वो भी वेक्टर में पुश हो जाएगा, और फिर x जो है वो 1 बन जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जो दूसरा प्राइम नंबर है वो 10⁻7 से बड़ा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्राइम नंबर था 2 इंटू 2 और दूसरा प्राइम नंबर कुछ 10⁻18 के आसपास था, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में x जो है वो एंड में 1 नहीं बनेगा। उस केस में x क्या होगा, उस केस में x वो जो प्राइम नंबर जो बच गया उसके अगर q बच गया होगा तो q के बराबर होगा, अगर p बच गया होगा तो p स्क्वायर के बराबर होगा। तो बस वही पता लगा लेना है किसके बराबर है, और उस फिर प्राइम नंबर को वेक्टर में डाल दूंगा। तो अब वेक्टर में दोनों प्राइम नंबर स्टोर हो गए। फिर ये पता लगाना है कि उसमें से p कौन सा है, q कौन सा है। अगर वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर n को डिवाइड करा होगा तो वो p है, अदरवाइज q है। तो p को वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट रख रहा हूँ, q को सेकेंड एलिमेंट रख रहा हूँ। तो अगर ये केस है तो स्वैप करना पड़ेगा ताकि p पहले आ जाए, फिर प्रिंट कर दिया। तो बस ये सिंपल सा सॉल्यूशन था। ओके, तो प्रॉब्लम ई देखते हैं। प्रॉब्लम ई भी सिंपल पाथ्स काउंट करने थे इसमें। ये भी वैसे ही है, ये भी लिमिट्स मतलब दोनों प्रॉब्लम में एक तरीके से सेम ही कॉन्सेप्ट यूज किया। उसमें भी एक लिमिट पता लगाना था, इसमें भी एक लिमिट डाल दिया कि जो नंबर ऑफ सिंपल पाथ्स काउंट करने, अगर वो 10⁻6 से बड़ा है तो 10⁻6 ही प्रिंट कर देना है, अदरवाइज जो भी जितने भी नंबर ऑफ सिंपल पाथ्स है स्टार्टिंग फ्रॉम, और हाँ सिंपल पाथ जो है दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स 1। तो बस इसमें सिंपल सा डीएफएस लगा सकते हैं और सिंपल पाथ काउंट करते जा सकते हैं। एक ग्लोबल वेरिएबल रख सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल में काउंट स्टोर कर सकते हैं सिंपल पाथ का। जैसे ही सिंपल पाथ्स का जो काउंट है वो एक्सीड करेगा 10⁻6 को, जो हमारा डीएफएस है उसको ब्रेक कर सकते हैं,
और आंसर प्रिंट कर सकते हैं। तो मतलब सॉल्यूशन तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन सिंपल ही है। तो इनपुट लिया, सबसे पहले इनपुट लिया, फिर एक विजिटेड एरे बना दिया। ठीक है, विजिटेड एरे इसलिए बनाया क्योंकि सिंपल पाथ काउंट करना है, सिंपल पाथ में कोई भी वर्टेक्स 2 बार नहीं हो सकता है। तो हमें एक तरीके से एक वो रखना है, एक मेंटेन करना है कि किस किस एलिमेंट्स को अभी जो करंट हमारा सिंपल पाथ है उसमें किस एलिमेंट्स को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, ताकि वो एलिमेंट वापस से अगर आ रहा हो तो वहां पे सिंपल पाथ को उस डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है। तो ठीक है, डीएफएस बनाया, डीएफएस को 1 से शुरू कर रहा हूँ, विजिटेड वाला एरे इसमें बाय रेफरेंस दे दिया। अब ये जो x है वो उसको हमने पहले विजिट नहीं किया होगा तो उसको विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, हमें अब हम x पे आए तो हमें एक सिंपल पाथ मिला, एक नया सिंपल पाथ मिल गया, तो आंसर प्लस प्लस किया। अगर कभी भी आंसर ग्रेटर देन 10⁶ हो जाएगा तो वहीं पे डीएफएस को ब्रेक करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो करंट एलिमेंट है इसके चाइल्ड पे जाएंगे, एक एक करके सारे चाइल्ड पे जाएंगे और सिंपल पाथ्स को एक्सप्लोर करेंगे। पहले चाइल्ड पे जाएंगे, अगर हमारा आंसर 10⁶ से छोटा है और ये इस चाइल्ड को पहले एक्सप्लोर नहीं किया है हमने, तो इसको एक्सप्लोर करेंगे, इस पे डीएफएस रन करेंगे, फिर इस पे डीएफएस रन होगा, फिर वहां पे आंसर प्लस प्लस होगा, उस डायरेक्शन में जितने भी सिंपल पाथ्स पॉसिबल होंगे वो आंसर में ऐड हो जाएगा। डीएफएस से रिटर्न करके वापस इसके अंदर आएंगे, दूसरे चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, एट द एंड जब ये सारे इस नोड के लिए इसके सारे चिल्ड्रन एक्सप्लोर हो जाएंगे तो इस नोड को भी अनविजिटेड मार्क करेंगे और इसका जो पेरेंट नोड था उससे फिर डीएफएस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब ये सिंपल स्टैंडर्ड सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना था, ये सिंपल सॉल्यूशन था। ठीक है, तो अब जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मुझे लगा वो एफ प्रॉब्लम थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो अब एफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अभिषेक तुम स्टार्ट कर सकते हो, तुम प्रेजेंट करना, सॉल्यूशन बता सकते हो। अभिषेक, हाँ, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो इस प्रॉब्लम में ये था कि एक स्ट्रिंग दे दिया पहले n लेंथ की, और फिर उस पे बोल रहे हैं कि fi ऑफ s जो है वो बेसिकली पहले i कैरेक्टर्स ऑफ s है, देन s को रिवर्स करके कॉन्केटेनेट कर दिए, एंड जो n माइनस i कैरेक्टर बच गए थे पहले उनको फिर कॉन्केटेनेट कर दिए। जैसे इसमें abc है और i इक्वल्स 2 है, तो एफ आई एस बेसिकली आई 2 है, तो पहला 2 कैरेक्टर आ जाएगा, तो ए बी आ गया, देन हम एस का रिवर्स रखेंगे तो सी बी ए, और जो एन माइनस आई कैरेक्टर यानी 3 - 2 1 जो बच गया था सी, उसे रख देंगे। तो ये बेसिकली 2n लेंथ का हो जाएगा। तो हमें एक स्ट्रिंग दी रहेगी 2n लेंथ की, और हमें बताना होगा कि ये एक ओरिजिनल स्ट्रिंग एस बतानी होगी, और हम वो जो स्ट्रिंग बनी है वो किस आई ऑपरेशन के साथ बनी है। जैसे यहाँ पे अगर ए बी सी बी ए सी दिया हुआ है तो आई इक्वल्स टू 2 और स्ट्रिंग ए बी सी के लिए ये रिजल्ट आएगा। तो हमें ये आउटपुट करना था, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो -1 देना। हाँ, तो इसका बेसिकली ये था कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, से ए बी सी डी अगर स्ट्रिंग है हमारी, इसको इस पे ऑपरेशन लगाया अगर i इक्वल्स टू 2 के लिए, तो ये बन जाएगा ए बी
देन रिवर्स इसका करेंगे DC BA एंड देन CD। तो इस पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ये जो पहला n कैरेक्टर होगा, n कैरेक्टर्स होंगे इसमें और बाकी के n कैरेक्टर्स होंगे, इसमें जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना वो प्रेजेंट होगी इस तरीके से कि इसमें जो पहला i होगा वो एज इट इज होगा और बाकी n-i होगा वो रिवर्स में होगा। सिमिलरली जो इसका दूसरा काउंटर पार्ट है उसमें पहला i कैरेक्टर्स होगा रिवर्स में और बाकी n-i कैरेक्टर्स होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें जो करना ये था कि ये जो ऑब्जर्वेशन था इस बेसिस पे इस 2n लेंथ स्ट्रिंग को 2 स्ट्रिंग में तोड़ लो, 2n स्ट्रिंग्स में तोड़ लो। तो s को 2 स्ट्रिंग्स में तोड़ लो, s1 और s2। s1 में पहला i कैरेक्टर एज इट इज होगा और n-i रिवर्स में होगा। इसमें पहला i कैरेक्टर जो मेन स्ट्रिंग होगी उसका रिवर्स में होगा और बाकी n-i एज इट इज। तो हम क्या करेंगे कि s1 ले लो और उसमें s2 को रिवर्स करके कॉन्केटिनेट कर दो और उसका z फंक्शन का वेक्टर जो है वो कैलकुलेट करो। z फंक्शन के लिए वो सी पे वो कोई भी GLG पे देख सकते हो एल्गोरिथम। वो बेसिकली क्या करते, वो ये बताता है कि अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसके ith कैरेक्टर से अगर स्टार्ट करेंगे तो कितना लेंथ तक प्रीफिक्स से मैच कर सकता है। जैसे अगर AB CD और AB है तो इसमें अगर z फंक्शन देखेंगे तो इसमें वैल्यू आएगी b है, तो अगर b देखोगे तो ये प्रीफिक्स से मैच नहीं करता तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन a प्रीफिक्स से मैच करता है, हाँ, देन उसके आगे बढ़ेंगे b भी मैच करता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होने पे ये 2 लेंथ तक प्रीफिक्स से मैच करता है। फिर d नहीं करता क्योंकि d से स्टार्ट ही नहीं होता, c भी नहीं करता, b भी नहीं करता। हम लोग जनरली स्टार्टिंग वाले को कुछ नहीं रखते हैं, -1 लिख देते हैं क्योंकि वो पूरी स्ट्रिंग ही हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले इसका z फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, देन हम लोग ये जो पहला वाला काउंटर पार्ट था उसको रिवर्स करेंगे एंड देन s2 को कॉन्केटिनेट करके z फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो दो z फंक्शन आ गया ना, इसमें क्या होगा, इसी को देखते हैं, ये इसी से एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा AB DC और इसका रिवर्स करेंगे तो DC AB। DC AB, ठीक है। तो इसका z फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस है 2 0 0 0 और इसकी इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं लेकिन फिर भी कर देते हैं 0 0 0, ठीक है, ये मिलेगा। और हम अब ये कैलकुलेट करते हैं जिसमें हम लोग पहले वाले काउंटर पार्ट को उल्टा करेंगे। तो CD BA और एज इट इज BA CD। इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 2 0 0 0 यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो z फंक्शन आ गए। अब हम देखेंगे, अब हमें आंसर कैलकुलेट करना है तो हम इस वाले को उठा लेते हैं और इस पे पीछे से ट्रेड करते हैं सिर्फ n लेंथ के लिए। और जहाँ पे कोई भी वैल्यू आई z फंक्शन की, हम वो देख लेंगे कि वो पहले उसके सफिक्स के लेंथ के बराबर है या नहीं। 2 है, होनी चाहिए, 1 होने से गलत होता ऑब्वियसली। तो 2 है एंड देन हम लोग n-i के लिए दूसरे इस एरे में चेक, इस z फंक्शन में चेक कर लेते हैं उस वैल्यू को बेसिकली कि n-i हमें और चाहिए
तो पीछे से n माइनस ith लेंथ पे इसमें एक वैल्यू होनी चाहिए जो कि इन दोनों का सम पे n के बराबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है देन हम आंसर बेसिकली इन्हीं दोनों के पीछे वाले को निकाल के एड अप करके आंसर कर सकते हैं, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा कोई भी तो माइनस होगा। तो कोड के लिए बेसिकली वही था, S1 S2 जैसे बोला मैंने कैलकुलेट कर लिया, पहला n फिर बाद का n लेंथ, एंड देन फिर एक को रिवर्स करके कॉन्कैटिनेट कर लिया यहाँ पे, फिर पहले वाले को रिवर्स किया और दूसरे वाले को एज इट इज रख के कॉन्कैटिनेट करके दो जी फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और फिर आंसर निकालने के लिए वो 2n लेंथ का है तो हमें सिर्फ पीछे के n लेंथ पे ये ट्रेड करने की जरूरत है। तो उसके लिए हम लोग पीछे n लेंथ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो बेसिकली पूरा सफिक्स के लेंथ जितना होना चाहिए, तो उसका वो चेक करने की वो पूरा सफिक्स होना चाहिए, एंड देन इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो इसमें दूसरे वाले जो जी फंक्शन कैलकुलेट किया उसमें पीछे के n माइनस, अगर इसे i अपना मान रहे थे तो n माइनस i लेंथ पे उतनी वैल्यू होनी चाहिए सच दैट सम n के बराबर होना चाहिए। बेसिकली वही है 2n, और पीछे से n माइनस z1 i लेंथ जाएंगे, उस पे जो वैल्यू होगी उन दोनों का सम n लेंथ के बराबर होना चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ भी n थी। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन a को वो z1 i लिख देंगे, एंड स्ट्रिंग बनाने के लिए हम कैसे भी कर सकते हैं, अगर i पता चल गया तो मेन स्ट्रिंग से पहला i और पहला i ले सकते हैं और बाकी के पीछे का n माइनस i लेके स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्ट करके आंसर दे सकते। बेसिकली ये था। ये अच्छा प्रॉब्लम था, काफी सही था। तो स्टैंडर्ड था लेकिन ये जो घुमा के जो देखना था किसी लगा ये अच्छा था। हाँ वो बेसिकली ऐसा हो गया ना कि पहले वाले में पहला i और n माइनस i रिवर्स है और दूसरे वाले में i रिवर्स है और n माइनस i एज इट इज है। तो बेसिकली इतना पता हो गया कि पहले n और दूसरे n को अलग अलग करके देखने से हो जाएगा। तो भाई आज का कॉन्टेस्ट देखा जाए तो ओवरऑल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को ही घुमा फिरा के दिया है और कुछ नहीं। चलो ठीक है फिर, ओके देन।